सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद कमल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं एक नई टेस्ट सीरीज जिसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की 20-20 प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, जितने भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट की LT लेक्चरर की हो या फिर TGT PGT DSSB का हो, KVS NVS जो भी हो, या जो भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें समूह गौ या फिर लेखपाल से संबंधित हैं, उनसे संबंधित जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं आज उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो आइए साथियों, ले चलते हैं सीधे आपको प्रतियोगी प्रश्नों की तरफ, जिसमें 20 टेस्टों की 2020 सीरीज़ हमने इसको नाम दिया है। अर्थात मेरा लक्ष्य है कि 20 क्वेश्चन मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं जो विद एक्सप्लेन होंगे, एक्सप्लेनेशन भी उसका साथ में किया जाएगा, और तथा 20-20 प्रश्न, उनमें प्रत्येक 20 जो मॉडल पेपर होंगे उसमें 20-20 प्रश्नों का आयोजन किया जाएगा। तो साथियों, सीधे चलते हैं जो प्रतियोगी प्रश्न हैं उनकी तरफ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपके सामने है सबसे पहला, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है शौ, सौ, सौ, हौ कौन से व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आपको बताना है शौ, शौ और हौ कौन से व्यंजन कहलाते हैं। पहला है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। क्या क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं पता होगा आपको, जो हमारे मुख विवर्त को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। टोटल हम जानते हैं कि 5 वर्गों जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है टोटल 5 वर्गों में विभाजित हैं। जो स्पर्शी व्यंजन है कुल कितने वर्गों में विभाजित है? 5 वर्गों में विभाजित हैं, ठीक है, 5 वर्गों में विभाजित है। अब वो कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। कौ चौ टौ तौ पौ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कौ चौ टौ तौ पौ कहते हैं। तो इन 5 वर्गों में विभाजित हैं, और आपको कमेंट करना है कि कुल कितने स्पर्शी व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में, कुल कितने स्पर्शी व्यंजन हैं, ठीक है। अगला है ऑप्शन है संघर्षी, और अगला ऑप्शन डी है स्पर्श संघर्षी। तो जो शौ, सौ, सौ और हौ हैं, ये तीनों शौ और हौ हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्शी वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्शी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघर्षी वर्ण, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है? ऑप्शन है, देखना है आपको उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंतोष्ठ कौन सा वर्ण है। ऑप्शन है पौ, शौ, पौ, सौ, वो और यो, ठीक है। हम जानते हैं दंतोष्ठ वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जो दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बाहर मुख विवर से बाहर आते हैं, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो, ठीक है। पौ क्या है? हमारा ओष्ठ वर्ण है, ठीक है। पौ क्या है? हमारा ओष्ठ वर्ण है। पौ वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, यानी कि वो उपध्यामानिया नाम ओष्ठा सूत्र से ऊ है, पौ है, और पौ वर्ग के अन्य जितने भी वर्ण हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है सौ। सौ जो है दंत वर्ण है। दंत के अंतर्गत और अन्य कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन आते हैं, वो आपको कमेंट करना है नीचे। मैंने क्या पूछा? जो दंत वर्ग के अंतर्गत दंत सौ हमारा दंत है, ठीक है। तो वैसे ही आपको बताना है कि दंत वर्ण के अंतर्गत कौन से स्पर्शी व्यंजन आते हैं, वो आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। अगला है वो जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका दंतोष्ठ। वो जो है दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण क्या है? पार्श्विक वर्ण बताना है आपको। यो, रो, लो, वो, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको ये देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि जितने भी ये 4 वर्ण हैं, ये क्या है? 4 वर्ण की आपको क्या प्रतीत हो रहे हैं? ये सारे के सारे 4 वर्ण क्या है? ये अंतस्थ वर्ण के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है। क्या? अंतस्थ वर्ण,
ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अंतस्थ वर्ण कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला का एक्सप्लेन अगर आपने नहीं सुना तो आप नीचे जितने भी हमारी वीडियोस हैं उसमें से चेक कर सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला का जो व्यवस्थित क्रम था वहाँ पे हमने जाना और इनका उच्चारण स्थान जाना, तो वहाँ पे आप उसकी डिटेल और जान सकते हैं। ठीक है, टोटल अंतस्थ वर्ण कितने हैं, 4 हैं। उसमें से जो य, र, ल, व हैं वो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण क्या है। ठीक, यो हमारा, यो का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। र का हमारा उच्चारण स्थान क्या है, लुंठित है। ल जो है, ल को क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। ठीक है, और व का अभी हमने पढ़ा था, व का क्या था, इससे पूर्व जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था हमने, व का उच्चारण स्थान क्या था, व का उच्चारण क्या स्थान क्या था, दंतोष्ठ पढ़ा था हमने। ठीक है, क्या, दंतोष्ठ। ठीक, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय जो वायु हमारी दांत और ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाते हैं, दंतोष्ठ कहलाते हैं। ठीक, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ल। ल जो है पार्श्विक वर्ण कहलाता है इसका उच्चारण करते समय। अब देखिए, जो ये पार्श्विक वर्ण क्यों कहलाता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उसकी जो वायु है, जो हवा है, वो जो जीभ है हमारी, जो जीभ है वो जीभ का पिछला वाला भाग ऊपर तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, तो इसीलिए इस वर्ण को क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त व्यंजन ज्यों, अर्थात ज्यों भी कहते हैं इसका उच्चारण, ज्यों किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन पहले ये जान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं, कितने हैं, कुल 4 हैं। कौन कौन से, छ, क्ष, त्र और ज्यों। ठीक, क्ष, त्र, ज्यों और श्र। श्र का हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में बहुत कम प्रयोग होता है। जो मुख्य रूप से हैं वो 3 हैं, क्ष, त्र और ज्यों। ठीक है, क्ष क्या है, क्ष किसके संयोग से बनता है, क प्लस श प्लस अ के संयोग से बना है। ठीक है, और त्र किसके संयोग से बना है, त प्लस र प्लस अ के संयोग से बना हुआ है। ठीक, अगला ज्यों है, ज प्लस य प्लस अ के संयोग से ये बना हुआ है। और श जो है, श प्लस र प्लस अ के संयोग से ये बना हुआ है। तो ये जितने भी वर्ण हमारे 4 के 4 हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो अब देखिए, अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज प्लस य प्लस अ के संयोग से जो वर्ण बना है वो क्या है हमारा, ज्यों हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है। सघोष महाप्राण कौन से वर्ण कहलाते हैं, जो सघोष महाप्राण हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्पर्शी व्यंजन हैं उनमें स्पर्शी व्यंजनों में आपको सघोष महाप्राण कौन से क्रम का जो वर्णमाला है, वर्णमाला के कौन से क्रम का व्यंजन सघोष महाप्राण कहलाता है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, सघोष महाप्राण कौन से व्यंजन कहलाते हैं वो आपको नीचे कमेंट करनी है। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है। श है, श या फिर ह, कौन सा है बताना है आपको। ठीक है, श क्या है हमारा, तालव्य है। ठीक है, श ये कौन सा है, मूर्धन्य है। और ये कौन सा है, दंत्य है। और ह हमारा काकल्य हो गया। ठीक, अब ये बताना है सघोष महाप्राण। अब ये जानते हैं हम सभी हमारे महाप्राण व्यंजन है, लेकिन सभी हमारे जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ह हो जाएगा। ह में क्या है, सभी हमारे क्या हैं जो अन्य हैं वो क्या, जो श और ह, ये सारे क्या हैं, ऊष्मीय व्यंजन के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जो श और स हैं ये हमारे क्या हैं, अघोष महाप्राण हैं। क्या है ये, अघोष महाप्राण। ठीक है, अघोष महाप्राण है। और जो ह है हमारा वो क्या है, सघोष महाप्राण है। ठीक है, सघोष महाप्राण है।
इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न अनुनासिक का संबंध किससे होता है? उच्चारण करते समय अनुनासिक जो वर्ण हैं वो कहाँ से निकलते हैं आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है नाक से, मुंह से, कंठ से या फिर नाक और मुंह दोनों से। क्या बताया मैंने? अनुनासिक वर्ण जो है, अनुनासिक वर्णों का संबंध किससे है? ठीक है, बताना है आपको। अब तो इसका सही आप जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नाक से निकलते हैं और कौन कौन से मुंह से निकलते हैं और कौन नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं। बताइए, नाक से कौन निकलते हैं? जो वर्ण नाक से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण नाक से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार कहते हैं। और जो वर्ण केवल मुंह से निकलते हैं, जो वर्ण मुंह से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? जो वर्ण मुंह से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं? निरानुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, निरानुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, निरानुनासिक मतलब जो नासिका से नहीं निकलते हैं, अर्थात मुंह से निकलेंगे। और कंठवर्ण ठीक है, जो गले से निकलते हैं हमारे। ठीक है, जो गले से निकलते हैं अर्थात गले में स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? कंठवर्ण कहते हैं। अगला है नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से कौन कौन से निकलते हैं हमारे? जो नाक और मुंह दोनों से कौन कौन से निकलते हैं हमारे? अनुनासिक वर्ण कहते हैं उनको। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक। ठीक है, अब देखो, केवल नाक से कौन से निकलते हैं? अनुस्वार निकलते हैं। केवल मुंह से कौन से निकलते हैं? निरानुनासिक निकलते हैं। नाक और मुंह दोनों से कौन से निकलते हैं? अनुनासिक निकलते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। केवल नाक से कौन निकलते हैं? अनुस्वार निकलते हैं। केवल मुंह से कौन से वर्ण निकलते हैं? निरानुनासिक निकलते हैं। और नाक और मुंह दोनों से कौन से निकलते हैं? अनुनासिक निकलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित में से अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर क्या है? ई है, ओ है, या फिर ऊ है, या फिर ओ है। बताना है आपको इन चारों में से उच्चारण स्थान जो जीव के आधार पर मैंने बताया था। डिटेल जानने के लिए आप नीचे दूसरा वीडियो देख सकते हैं, स्वरों का जो वर्गीकरण किया था उसमें डिटेल इसकी है। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं हम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्र स्वर कौन सा है? अर्थात जीभ के जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ में कौन सा स्वर ऐसा है जिसका प्रयोग आगे जीभ के अग्र भाग से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ई हमारा जो उच्चारण स्थान है ई का, वो क्या है? अग्र है। ठीक है, अब जानने की कोशिश करेंगे अन्यों का। अन्य में ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? मध्य। ठीक, मध्य। और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? पश्च स्वर। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, पश्च स्वर कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है निम्नलिखित में से युग्मक है। निम्नलिखित में से युग्मक बताना है आपको। युग्मक किसे कहते हैं ये पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, युग्मक किसे कहते हैं? वे वर्ण जो एक बार, जो दो या दो से अधिक बार रिपीट होते हैं, दो या दो से अधिक बार जिनका क्रम जो दो या दो से अधिक बार जो आते हैं। ठीक है, अर्थात वे वर्ण जो उच्चारण करते समय दो या दो से अधिक बार आते हैं उनको क्या कहते हैं? युग्मक या द्वित्व वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण। ठीक है, इनको द्वित्व वर्ण भी कहते हैं। अब ऑप्शन है आपके क्यों, त्र, क और प्र। ठीक है, अब एक ही वर्ण जहाँ पर दो बार आता है उसको क्या कहते हैं बताया मैंने? युग्मक कहते हैं। ठीक है, युग्मक कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क। अर्थात देखिए जो क्यों है ये क्या है? हमारा संयुक्त वर्ण है।
संयुक्त क्यों है, अब इसको जानने की कोशिश करेंगे। संयुक्त क्या होता है? अब संयुक्त में इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक अलग अलग वर्ण जब आपस में मिलते हैं उनको संयुक्त कहते हैं। ठीक है, जैसे क्यों है या फिर प्रो है या फिर द्र है, जो भी है। जैसे द्रव्य लिखा हमने, द्रव्य लिखा तो इसमें जो देखिए इसमें दोनों वर्ण क्या है हमारे, दोनों वर्ण क्या हैं? संयुक्त वर्ण है। द में द और र के संयोग से बन रहा है और व्य में व और य के संयोग से बन रहा है, इसलिए ये हमारे दोनों वर्ण क्या है द्रव्य में संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब युग्मक क्या बताया मैंने? एक ही वर्ण की प्रवृत्ति दो बार होती है, एक ही वर्ण की दो बार वृत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं हम? युग्मक या द्वित्व वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे प्र है, प्र भी हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अघोष अल्पप्राण होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं और अघोष महाप्राण होते हैं, सघोष अल्पप्राण होते हैं या फिर सघोष महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होते हैं सभी स्वर? सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने। निम्नलिखित में से विवृत्त वर्ण कौन सा है? हमने जब जीभ के उठने के आधार पर, जब जीभ तालु को स्पर्श करती है या फिर उससे नीचे आती है या फिर उससे नीचे आती है या फिर सबसे नीचे जाती है, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान हमने डिटेल से पढ़ा उस समय, तो आपको बताना है कि विवृत्त वर्ण कौन सा है। ठीक, ऑप्शन है इसमें अ, आ, ई या फिर उ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमने जब एक्सप्लेन किया था उस समय जब आ का उच्चारण स्थान देख रहे थे तो वो सबसे नीचे, उसका उच्चारण करते समय जीभ हमारी सबसे नीचे रह रही थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विवृत्त वर्ण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है आपके अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। बताइए कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोगवाह। हम जानते हैं अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? अयोगवाह वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक अनुस्वार होता है, अयोगवाह वर्ण 2 हैं हमारे, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। अब अनुस्वार क्या होते हैं हमारे? ये, और विसर्ग क्या होते हैं हमारे? अह की मात्रा, यानी कि अंग की मात्रा और अह की मात्रा हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। देखिए लिखित इकाई बतानी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन है इसमें ध्वनि, वर्ण, लिपि या फिर शब्द। अब बतानी है आपने लिखित इकाई कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक, वर्ण होती है। क्यों? अब ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं तो वो कौन सी होगी? ध्वनि हो गई। लेकिन सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ रहा है तो लिखित इकाई क्या है? अब प्रत्येक ध्वनि को हम लिखित तो नहीं मान सकते ना, इसीलिए सबसे छोटी लिखित इकाई किसके अंतर्गत आती है? वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, लिखित इकाई ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्ज्य वर्ण के अंतर्गत आता है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके प, न, श और ल। ठीक है, प, न, श और ल। सही उत्तर बताना है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। वर्ज्य वर्ण कौन कौन से होते हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। वर्ज्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? न। अब वर्ज्य वर्ण होते क्या हैं ये देख लीजिएगा। जिनका उच्चारण करते समय जो जीभ है हमारी वो मसूड़ों से स्पर्श करती है, अर्थात जीभ दंत और तालु के बीच में जब स्पर्श करती है तो उनको वर्ज्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? न, र, ल, स। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? न, र, ल और श। ठीक है, ये 4 वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ज्य वर्ण कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए पौ। ठीक, अब बढ़ते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, घोषत्व के आधार पर ध का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, घोषत्व के आधार पर ध का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है इसमें सघोष, अघोष, ये महापुराण हो गया है, महापुराण नहीं है बल्कि क्या है, ये महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण है या फिर कंठ है, बताना है। घोषत्व के आधार पर कंठ तो हो नहीं सकता है, महाप्राण भी ये प्राणवायु के आधार पर होता है। अब बताना है, ऑप्शन बचते हैं आपके सामने दो, सघोष और अघोष। अब सघोष है या फिर अघोष है वो बताना है। ध, अब देखिए ध का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा है, किस ये त वर्ग त थ द ध यानी कि त वर्ग का कौन सा वर्ण है, त थ द ध अर्थात चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, यानी कि जो ध है वो क्या है हमारा, सघोष। अब इसको वैसे याद करिए, वैसे याद करिए, पहले के दो वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं, अंतिम तीन वर्ण हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, आपको क्रम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण पद वाक्य या फिर शब्द होता है, शब्द पद वाक्य, शब्द पद वर्ण वाक्य होता है, या फिर वर्ण वाक्य शब्द या पद होता है, या फिर आपका वर्ण शब्द पद या वाक्य होता है। आपको बताना है व्यवस्थित क्रम के आधार पर आपको बताना है कि किसका क्रम सही निकलता है इसमें। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। जब सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई क्या बनती है हमने, वर्ण होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। सार्थक होने चाहिए तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे शब्द कहलाएंगे। ठीक, अब दो या दो से अधिक जब हम शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, हमारे पद कहलाते हैं। पद किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी गई है, क्या पद किसे कहते हैं, वे शब्द जिनको हम किसी वाक्य या किसी भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। ठीक, अब दो या दो से अधिक पदों के मेल से हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। ठीक, अब आपका व्यवस्थित क्रम आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब आप ढूंढ सकते हैं कौन सा है, तो मैं इसका सही उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद ढूंढना है और कमेंट करना है नीचे कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, यह सुझाव किसने दिया। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामर से संबंधित है, वर्णमाला से संबंधित है, तो मैंने इसलिए इसको रखा है। फैक्चुअल है, आप इसको याद कर सकते हैं। पंचमाक्षर स्थानों के पहले पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो अब क्या कह रहा है वो, पहले जो है पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जैसे कुछ भी है उन पर पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सुझाव किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया था, हरदेव वाहरी ने दिया था, श्याम सुंदर दास ने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, अब देखिए ये हमारे दोनों इतिहासकार हैं। हरदेव वाहरी काव्यशास्त्र से संबंधित है, इसको वैसे भी आप अगर थोड़ा सा प्रयोग करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा श्याम सुंदर दास, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब विसर्गों का उच्चारण स्थान बताना है आपने, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है। ठीक, हम जानते हैं जब हम सूत्रों के माध्यम से हमने इसका व्यवस्थित क्रम हिंदी वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए कंठ। अब कंठ क्यों होगा, इसमें जो कंठ का सूत्र क्या होता है, अन्य सूत्र हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, आप ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल में देख सकते हैं उसको। ठीक है, कंठ का जो सूत्र होता है वो होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ठीक है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इसका सूत्र है। अब इसमें देखिए अ है, कु क वर्ग है, और फिर या फिर ह है या फिर विसर्ग हैं। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, हमारा कंठ है। ठीक, तो आइए सीधे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर हो गया है ये ऑप्शन ए कंठ। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर
कौन सा संयुक्त स्वर है। ठीक है, हमने जब स्वर की चर्चा कर रहे थे उस समय स्वरों को दो भागों में डिवाइड किया था, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अ ई उ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई और उ। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ए आई ओ औ। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 19वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अच संज्ञा किसे दी जाती है, अर्थात इनमें से किसको अच भी कहा जाता है। ठीक है, अच और हल दो होते हैं, इनमें से किसको अच भी कहा जाता है, बताइए कौन सा है वो, स्वरों को, व्यंजनों को, अयोगवाह को या फिर अंतस्थ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको कहा जाता है, स्वरों को कहा जाता है। अब अच क्यों कहा जाता है इसको, जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, औ उड़ रील ऋक एवं अयौच हैवरट। अब अय औ च यानी कि अ से लेकर के च तक के जितने भी प्रत्याहार हैं हमारे, वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए स्वरों को क्या कहा जाता है, हमारा स्वरों को जो संज्ञा दी जाती है अर्थात स्वरों का अन्य नाम। ठीक है, इसको अन्य नाम भी लिख सकते हैं, अन्य नाम, स्वरों का अन्य नाम हमारा क्या है, अच है। ठीक, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, स्वरों को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है औ संयुक्त स्वर किसके संयोग से बना हुआ है। ऑप्शन है इसमें अ और ए के संयोग से, अ और आई के संयोग से, अ और ओ के संयोग से, अ ई और ओ के संयोग से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। संयुक्त स्वर अभी हमने चर्चा की थी, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो आपको बताना है इसमें से किसके संयोग से हमारा संयुक्त स्वर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ और ओ के संयोग से हमारा जो औ है वो अ और ओ के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, अ और ओ के संयोग से बना हुआ है। अब जैसे ए है, ए किसके संयोग से बना है, अ और ई के संयोग से बना हुआ है। और आई किसके संयोग से बना है, अ और आई के संयोग से बना हुआ है। तो वैसे ही औ हमारा क्या है, किसके संयोग से बना हुआ है, अ और ओ के संयोग से बना हुआ है। तो साथियों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन कुल। अब इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण जो आपने नहीं सुने हैं उनको आप अपनी रफ कॉपी पर नोट बना सकते हैं उनसे संबंधित। तो ऐसे ही जितने भी आने वाले जितनी भी सीरीज होगी हमारी, इसी से संबंधित प्रत्येक चैप्टर वाइज सीरीज रखी जाएगी। और आने वाले समय में प्रत्येक चैप्टर में से 20-20 क्वेश्चन की 20 सीरीज कुल हमने बनानी है। इसीलिए हमारे जो लक्ष्य का जो नाम रखा गया है टेस्ट सीरीज 2020 करके, हमारा इसका मतलब हमारे कुल 200 क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेन अगर हम करें तो लगभग 1,500 से 2,000 हमारे इसके अंतर्गत क्वेश्चनों के आंसर छिपे रहेंगे। ठीक है, तो साथियों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो सीरीज है उससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आने वाली जितनी भी सीरीज हैं उनका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।